हाय एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जुडिशरी गोल्ड। माय नेम इज अंकिता तोमर एंड आज हम अपने ऑल स्टेट प्रिपरेशन में पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन विच इज सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप। ठीक है, सेंटर और स्टेट जो है वो आपस में कोऑपरेट करके चले, आपस में हार्मोनियसली चले, इस चीज के लिए काफी प्रयास किया है हमारे संविधान में। ठीक है, क्या है कैसे अपन आगे समझेंगे। आज के टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हमारे पास सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट समझना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके का काम संविधान के अंदर आपको मिलेगा इन ऑर्डर टू अचीव द काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट वी नीड टू हैव व्हेन आवर कंट्री इज डेमोक्रेटिक। ठीक है, दूसरा हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बेसिकली क्या है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, होता क्या है। फिर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे इसके रिलेटेड और कुछ डॉक्ट्रिन्स है इसके साथ में, हम उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर ऑफ जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो दो तरीके का होता है ना, हमने सेलेंट फीचर्स में भी पढ़ा था। क्या स्ट्रक्चर होते हैं दो, एक होता है यूनिटरी स्ट्रक्चर और एक होता है आपका फेडरल स्ट्रक्चर। यूनिटरी स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जहां पर सारी की सारी पावर सेंटर के हाथ में होती है, सेंटर ओरिएंटेड, ये सारा पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, सेंटर एजेंसी के पास में होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया यूनिटरी होता तो सारा पावर कहां होता है, जो सेंटर में गवर्नमेंट है ना, बीजेपी, उसके पास में। और फेडरल का मतलब होता है कि हर एक स्टेट के पास में अपना अपना अलग पावर है। ठीक है, कोई भी स्टेट के ऊपर, सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, एवरीबडी हैज इट्स ओन पावर। जो जितने भी स्टेट्स हैं, यानी कि अगर आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली के पास खुद के डिसीजन मेकिंग की पावर है, आप उत्तर प्रदेश की बात करें उसके पास अपने डिसीजन मेकिंग पावर है, आप मध्य प्रदेश की बात करें उसके पास अपने डिसीजन मेकिंग की पावर है। लेकिन बिकॉज इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड क्योंकि हम यूनिटरी या फेडरल स्ट्रक्चर में से किसी भी एक स्ट्रक्चर को कंप्लीटली फॉलो नहीं करते हैं, इंडिया इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, इसे हम इसलिए क्या बोलते हैं कभी कभी, क्वाजी फेडरल, क्वाजी फेडरल, है ना। इंडियन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, क्वाजी फेडरल है। क्यों क्वाजी फेडरल है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट मैटर्स है जो सिर्फ स्टेट के पास में है, वहीं कुछ सब्जेक्ट मैटर्स हैं जो स्टेट के पास में है, सॉरी, कुछ सब्जेक्ट मैटर्स है जो सेंटर के पास में और कुछ सब्जेक्ट मैटर्स हैं जो आपके स्टेट्स के पास में है। ठीक है, और कुछ है जिनके ऊपर दोनों का ही क्या है, दोनों का ही कार्यक्षेत्र फॉल करता है। अब यहां पर आप देखोगे कि मैंने एक एरो बनाया है विच इज गोइंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फेडरल टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिटरी। ठीक है, अब देखो इंडिया के पास में एक बहुत यूनिक फीचर है इंडिया का, दैट इंडिया is a quasi-federal country with the quasi-federal form of follows a quasi-federal form of government which tends towards यूनिटरी। ठीक है, तो हम हैं आपके क्वाजी फेडरल, लेकिन हाँ हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा बायस किधर है, आपका यूनिटरी होने की तरफ बायस है, क्योंकि थोड़ा सा सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है यहाँ पर भी, है ना। कैसे है सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, वो अभी मैं आगे बताऊंगी आपको, तो समझ में आएगा जहां इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ाऊंगी। क्लियर। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इस चीज को देखना कि आपके जो वापस जो ये एरो जा रहा है ना या यूनिटरी की तरफ, ये कब होता है, ये तब होता है जब इमरजेंसी इंपोज होती है। देर आर सर्टन सिचुएशंस जिनमें से एक बहुत प्रोमिनेंट सिचुएशन है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, जब भी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होगा उस समय पर जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना गवर्नमेंट का, आज जो हम फेडरल पोर्शन है हमारे गवर्नमेंट का कि कुछ सब्जेक्ट मैटर्स है जिन पे स्टेट ही कानून बनाती है, जो एक्सक्लूसिवली स्टेट का डोमेन होता है, इकोसिस्टम होता है, वहां पर भी क्या होता है, वो फेडरल स्ट्रक्चर वापस किधर चला जाता है, यूनिटरी होने की तरफ चला जाता है। यानी कि उन मसलों पे भी, उन सब्जेक्ट मैटर्स पे भी आपका कौन कानून बनाने लग जाता है, आपका यूनियन कानून बनाने लग जाता है। ऐसा क्यों है, देखिए बहुत सिंपल सा रीजन है, जब नेशनल इमरजेंसी इंपोज होती है तो हर एक स्टेट को उसकी पावर यूज करने देना शायद उतना फीजिबल ना हो फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसीलिए सेंटर सब कुछ अपने हाथ में ले लेता है। ये जो फेडरल स्ट्रक्चर जो इस तरह से है वो पूरा कॉन्सेंट्रेट, जो पावर्स अभी 5 स्टेट अगर होते तो ये 5 स्टेट्स में जो पावर यू डिस्ट्रीब्यूटेड थी वो सारी सारी खत्म होकर के बीच में सेंटर के पास आ जाती है। ठीक है, दैट इज व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दी क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। तो अब देखो फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी स्ट्रक्चर में बदल गया। ठीक है, अब कैसे बदलता है, कब कब बदलता है, आगे देखेंगे। उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि देखिए इंडिया जो है ना वो कैसी स्कीम फॉलो करती है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्कीम फॉलो करती है। इसका मतलब क्या है, इट बेसिकली इंडिकेट्स दैट वी डिजायर फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्पिरिट, बट हम चाहते हैं कि फेडरल स्पिरिट इतना फेडरल ना हो कि स्टेट्स जो हैं वो सेंटर की ना सुने, या और इतना यूनिटरी ना हो कि सेंटर स्टेट की बात ना सुने। ठीक है, तो हम पावर्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोनों के बीच में, इसलिए हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यूज करते हैं। कोऑपरेटिव क्यों है फेडरलिज्म, क्योंकि फेडरलिज्म दिया है, स्टेट्स को पावर दी है, लेकिन बशर्ते सेंटर की बातें भी उन्हें सुननी पड़ेंगी, सेंटर के साथ में उन्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यूनियन के साथ में आप कोऑपरेट नहीं करोगे या सेंटर के साथ अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे तो बड़ी मैल फंक्शनिंग हो जाएगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। Therefore, Indian federalism aims at promoting close cooperation between the center and the state also, है ना, as I said, क्योंकि cooperative federalism हम फॉलो करते हैं तो हम चाहते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में तालमेल एकदम बढ़िया सा बना रहे। The constitution demarcates
अच्छा, अब ये करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज को, इस कोऑपरेशन को अचीव करने के लिए क्या कर दिया, डिमार्केशन कर दिया, डिमार्क द एरिया, डिमार्क द एरिया that can be exclusively legislated by the center, those exclusively legislated by the state and those concurrently legislated by both state and the center. ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने सब्जेक्ट मैटर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इन्होंने कहा तुम तुम्हारे सब्जेक्ट मैटर्स रखो, तुम तुम्हारे सब्जेक्ट मैटर्स रखो, और ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिनके ऊपर तुम दोनों मिलकर कानून बना सकते हो। क्लियर, ये है कॉन्स्टिट्यूशन का तरीका इस कोऑपरेशन को अचीव करने के लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, है ना, और क्या है ये, किस तरीके के रिलेशनशिप्स है। तो तीन तरीके के रिलेशनशिप्स है आपके सेंटर और स्टेट के बीच में। पहले अगर हम इसको देखें तो ये है कैसे, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, लेजिस्लेटिव रिलेशंस। उसके बाद में ये हमारे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, और तीसरे हैं हमारे पास में फिनेंशियल रिलेशंस। ठीक है, फिनेंशियल रिलेशंस। ये तीन तरीके के रिलेशंस जो है हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। जो आपके लेजिस्लेटिव रिलेशंस है वो 245 से 255 तक है, फिर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस 256 से 263 तक है, और 264 से लेकर के 293 तक हमारे आते हैं फाइनेंशियल रिलेशंस। अब इसमें से मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि हम सब कुछ ड्वेल नहीं करेंगे, सबके साथ में हम ड्वेल नहीं करने वाले, रीजन बिंग दे आर नॉट प्रोमिनेंट एंड इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। इसके अंदर दो आर्टिकल्स हैं 262 एंड 263, ठीक है, ये दोनों थोड़े से इंपॉर्टेंट है, बस इनको हम देखेंगे। बाकी 244 से लेकर के 5 तक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई वो लेजिस्लेचर के पावर की बात करता है। तो अब हम इसलिए सबसे पहले देखेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप्स। लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप जब आप देखते हो, है ना, तो आप क्या डिसाइड करोगे, आप सबका कार्य क्षेत्र डिसाइड करो। अगर आप चाहते हो कि ये कोऑपरेट करें आपस में, ये आपस में लड़े ना, तो यू विल हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज their functions are very well bifurcated and their domain is very well demarcated, है ना। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उनका जो कार्य क्षेत्र है वो डिमार्केट अच्छे से किया हुआ है, उनका जो कार्य जो उनके सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट मैटर्स उनको डील करना है, वो भी क्या करी है, अच्छे से बाइफरकेट करी हुई है, फिल्टर करी हुई है ना। तो दो तरीके की चीजें यहाँ पर होती है, दो तरीके का जुरिस्डिक्शन होता है। एक होता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मतलब आपका एरिया ये है, आपका एरिया ये है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टेट वन को कह दिया कि आपका एरिया जो है वो ये 1000 किलोमीटर, 1000 स्क्वायर उसमें पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो स्टेट टू को कह दिया कि भाई आपका ये 1000 स्क्वायर किलोमीटर में जितना भी आपका एरिया है उतने रेडियस में वो सब आपका पड़ता है। तो आपने क्या किया, दोनों की बाउंड्रीज बता दी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस बॉक्स ABCD इज फॉर स्टेट वन एंड बॉक्स EFGH आर फॉर स्टेट टू, ठीक है। दोनों को क्या कर दिया आपने, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बता दिया कि अगर इस टेरिटरी में कुछ भी होता है तो भैया स्टेट वन तुम्हारा टेरिटोरियल सब्जेक्ट है, तुम देखो इसको, तुम्हारा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वहां पर। और अगर यहां पर कुछ गड़बड़ होता है तो फिर हम कहते हैं स्टेट टू तुम्हारा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, यू लुक आफ्टर दैट मैटर। दूसरा है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। क्लियर। अब सब्जेक्ट मैटर क्या है, देखिए बहुत सारी चीजें, क्रिमिनल लॉ हो गया आपका, आपका सिविल लॉ हो गया, आपका सिविल मैटर्स हो गए, आपके लैंड रेवेन्यू के मैटर्स हो गए आपके, ठीक है। मैरिज का रजिस्ट्रेशन इज वन सच सब्जेक्ट, जो क्या है, जो स्टेट लिस्ट में है या जो स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं ना, ये अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स हैं। अब ये सब्जेक्ट मैटर्स जो है इनके रिगार्डिंग ये सब सब्जेक्ट मैटर्स है। सिविल लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, आपके मैरिटल मैट्रिमोनियल लॉज हो गए आपके, ठीक है। मैरिज रजिस्टर कराना है नहीं कराना है, अडॉप्शन के लिए क्या प्रोसीजर है, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरी करता है। क्यों, ये अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स है, इन पे अलग अलग लोगों का हिसाब किताब चलता है कि भाई किसको, सेंटर को कैसे रूल्स फ्रेम करने हैं, स्टेट को कैसे फ्रेम करने हैं, स्टेट दूसरे किसी स्टेट को कैसे फ्रेम करने हैं। क्लियर। तो 245 जो है ना आर्टिकल, वो यही कहता है कि एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर एंड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। किस एक्सटेंट तक पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर कानून बना सकता है, ठीक है। तो दो चीजें ध्यान में रखनी, जुरिस्डिक्शन दो तरीके का, एक टेरिटोरियल, तो पार्लियामेंट का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कितना है, होल ऑफ इंडिया और पार्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेट का कितना है, यह है आपका किसका, पार्लियामेंट का, और स्टेट का कितना है, होल ऑफ स्टेट, होल ऑफ स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट। ये किसका हो गया, आपका स्टेट लेजिस्लेचर का जुरिस्डिक्शन हो गया। क्लियर।
ये है आपका जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट की और स्टेट की, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता है, भारत के किसी एक हिस्से के लिए कानून बना सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो अपने पूरे के पूरे स्टेट के लिए कानून बना सकता है, या फिर स्टेट में से कोई 2 4 5 डिस्ट्रिक्ट के लिए कानून बना सकता है। क्लियर। उसके बाद में हम बात करेंगे आपके सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन की। एज ए सेड, डिफेंस के रिलेटेड कुछ भी बातें हैं, कौन कानून बनाएगा? यूनियन कानून बनाएगी। ठीक है। क्रिमिनल लॉज की बातें हैं, कौन कानून बनाएगा? दोनों बना सकते हैं। हम देखते हैं ना स्टेट अमेंडमेंट्स अलग रहते हैं, हम जब सीआरपीसी आईपीसी पढ़ते हैं तो वहां पर क्यों? क्योंकि स्टेट और सेंटर दोनों के पास पावर है वहां पर लॉज को थोड़ा थोड़ा चेंज कर देने की। तो आप सेंटर ने एक आपको सीआरपीसी बना के दे दिया, आपको लगा कि नहीं मेरे स्टेट में ये रेजिम ज्यादा अच्छा रहेगा, या इस मैं चाहता हूं कि इस मेरे स्टेट के अंदर ऐसे ऑफेंस के लिए ज्यादा पनिशमेंट मिले, तो आप उसको क्या कर सकते हो? अपग्रेड कर सकते हो, आप अपने हिसाब से उसको अमेंड कर सकते हो। क्लियर। सो दैट इज सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। नाउ इट्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में मेक लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में मेक लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ दैट स्टेट। नो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। है ना। अब देखो 245 दो बातों से डील करता है। एक, पार्लियामेंट का कितना जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। दूसरा आपका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कितना है पार्लियामेंट का, ठीक है। तो पार्लियामेंट का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो आर्टिकल 245 में बताया हुआ है, 245, और स्टेट जुरिस्डिक्शन जो स्टेट का भी, वो 245 में बताता है कि पार्लियामेंट पूरे के पूरे देश के लिए कुछ हिस्से के लिए कानून बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर पूरे के पूरे स्टेट के लिए या कुछ हिस्से के लिए कानून बना सकता है। तीसरी बात ये कहता है आपसे, जो क्लॉज 2 में दी हुई है, दैट नो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल बी invalidated or shall be taken as invalid on the ground that it is extra territorial in its operation। अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्या होता है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है, ठीक है। पार्लियामेंट कहाँ के लिए कानून बना सकता है? पूरे संपूर्ण भारत के लिए। लेकिन उस कानून का एनफोर्समेंट आप अगर भारत के बाहर भी करा सकते हो, ठीक है, तो क्या ये सही होगा? क्या हम इस बेसिस पर कानून को इनवैलिडेट कर देंगे? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर जब कोई चीज अपनी टेरिटरी के लिए होती है तो वो टेरिटोरियल कहलाती है, जब वो टेरिटरी के बाहर तक जाती है, उसका असर टेरिटरी के बाहर तक जाता है, तो वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कहलाती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली लॉ या पर्सनल लॉ, ये कैसे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, भारत में बने हैं, लेकिन अगर भारत का कोई भी हिंदू कहीं बाहर जाता है तो उसके ऊपर वो कानून एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अपने अप्रोच में। तो अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून बनाता है जो अपने अप्रोच में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, तो आप सिर्फ, आपको क्या चीज देखनी है? आपको इतनी चीज देखनी है कि देखो देयर शुड बी सम नेक्सस। नेक्सस क्या होता है? अब इसमें एक डॉक्ट्रिन आएगी, टेरिटोरियल नेक्सस की डॉक्ट्रिन। ठीक है। टेरिटोरियल नेक्सस, अगर दोनों चीजों, सब्जेक्ट मैटर और जो अथॉरिटी है जिसके बीच में, जिसने जिसने कानून बनाया है, अगर उन दोनों के बीच में एक नेक्सस पाया जाता है तो फिर हम टेरिटोरियल नेक्सस के ग्राउंड्स पर क्या कर देते हैं? उसको, लॉ को वैलिडेट कर देते हैं, उसको हम डायरेक्टली इनवैलिड नहीं मानते। ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में देख लो, 246 बताता है, 245 अपन पढ़ ही चुके हैं, यहाँ पर 246 बताता है सब्जेक्ट मैटर्स। ये किसका था? आपका ये था टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के लिए, टेरिटोरियल। और ये बताता है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट मैटर। और ये क्या कह रहा है आपसे? सब्जेक्ट मैटर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। ठीक है। तो यहां पर इन्होंने क्या कर दी? 3 लिस्ट बता दी है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। ठीक है। लिस्ट 1 कहती है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 कहती है स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 कहती है कंकरेंट लिस्ट। तो इन्होंने क्या कहा कि देखिए पार्लियामेंट का एक्सक्लूसिव कंट्रोल होगा यूनियन लिस्ट में दिए हुए सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर, स्टेट का एक्सक्लूसिव कंट्रोल होगा आपके स्टेट लिस्ट में दिए हुए सारे मैटर्स पर, और कंकरेंट लिस्ट में ऐसे मैटर्स है जिनके ऊपर दोनों ही क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। तो ये दोनों का क्या है? एक सेम डोमेन है काम करने का, कंकरेंट लिस्ट। ये यहाँ पर आपके दिया हुआ है। साथ में आर्टिकल 246 एक और बात बताता है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इट सेज इफ अ पार्ट ऑफ द टेरिटरी, है ना। अब स्टेट, मान लीजिए मध्य प्रदेश में कानून बनाना है किसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, उसने देखा स्टेट लिस्ट में है वो मैटर, उसने कानून बना दिया। लेकिन अगर कोई टेरिटरी है जो स्टेट, किसी भी स्टेट में नहीं आती है, इंडिया की यूनियन, इट इज अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया बट इट डज नॉट फॉल अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी स्टेट, तो उस सिचुएशन में कौन कानून बनाएगा? उसके लिए पार्लियामेंट कानून बनाएगा। ठीक है। भले ही आप उसको छोटा यूनिट है तो आप सोचोगे कि यार ये स्टेट है तो स्टेट को कानून बनाना चाहिए, नहीं, क्योंकि क्लियर नहीं है कि कौन है स्टेट। तो इन दिस सिचुएशन आप किससे बोलते हो कानून बनाने को? पार्लियामेंट से बोलते हो कानून बनाने के लिए। फिर है उसके बाद में आर्टिकल 246A जो ऐड किया गया था 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इन 2016, है ना। और ये क्या बोलता है आपको? ये बताता है सब्जेक्ट मैटर लॉज मेड, सॉरी, स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस में क्लॉज 1 कहता है कि स्टेट और पार्लियामेंट, है ना, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों ही कानून बना सकते हैं जीएसटी से रिलेटेड। ठीक है। लेकिन अगर कभी भी इंटर स्टेट ट्रेड होगा और इंटर स्टेट ट्रेड के ऊपर आपको जीएसटी की रेट्स डिसाइड करने हैं, तो वो हमेशा कौन करेगा?
पार्लियामेंट करेगा। ठीक है, समझना इस बात को। मैं मेरे स्टेट के अंदर कोई सामान बेचती हूँ अगर, है ना, मैं अगर एक वेंडर हूँ, तो मैं अपने स्टेट के अंदर अगर कुछ भी सामान खरीद रही हूँ, बेच रही हूँ, तो उसके ऊपर जो जीएसटी इम्पोज है वो हो सकता है कि स्टेट ने कराओ, है ना। सीजीएसटी और स्टेट जीएसटी लिखा हुआ था ना, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी लिखा हुआ था, कोई भी बिल लेते हो तो उसमें, तो वो इम्पोज कितना करना है वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर मैं राजस्थान से मध्य प्रदेश में या मैं राजस्थान से उत्तर प्रदेश में कोई इंटर स्टेट ट्रेड करती हूँ, तो उसके ऊपर कितना जीएसटी लगेगा वो मैं नहीं डिसाइड कर सकती, ना ही स्टेट ऑफ राजस्थान डिसाइड कर सकता है। कौन करेगा उसे डिसाइड? सेंटर करेगा वो डिसाइड। ठीक है, तो इंटर स्टेट ट्रेड के लिए सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है, बाकी सभी जगह पे जीएसटी कितना लगना है, कैसे कितना नहीं लगना है, वो सब कुछ पार्लियामेंट और सेंटर दोनों के अपने अपने हाथों में होता है। दोनों जैसा चाहे वैसा टैक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, नाउ रेजिडुअरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन क्या होता है? यहां हमने बात करी थी रेजिडुअरी एरिया के ऊपर कि अगर कोई, मान लीजिए कोई टेरिटरी है जो अभी किसी के भी कंट्रोल के, किसी स्टेट के अंदर नहीं आती है, तो इन दैट केस पार्लियामेंट उसके लिए कानून बनाएगा। अब हम 248 में बात करेंगे किसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जो किसी भी लिस्ट में फॉल नहीं होता। ठीक है, ना वो यूनियन लिस्ट में, ना वो स्टेट लिस्ट में, ना वो कंकरेंट लिस्ट में, तो उसके ऊपर कौन सा कानून बने, कौन कानून बनाएगा? क्योंकि ये किसी भी लिस्ट में नहीं है, सब लिस्ट से अलग बच गया है, तो इसलिए हम कहते हैं इसे रेसिड्यूरी। रेसिड्यू मतलब जो चीज बची हुई होती है, रेसिड्यूड। ठीक है, तो रेसिड्यूरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट चाहे तो उन सब्जेक्ट मैटर्स पर जिनके ऊपर स्टेट लिस्ट, जिनको स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या आपके यूनियन लिस्ट में मेंशन नहीं किया गया, उनके ऊपर कानून बना सकती है। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव कंट्रोल किसका है? वापस से आपके पार्लियामेंट का है। देन आर्टिकल 249 से पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इन द नेशनल इंटरेस्ट। ये आर्टिकल्स याद रखने, ठीक है, ये जितने भी आर्टिकल्स हैं सब याद रखने, इंपॉर्टेंट है। अब क्या कहता है 249? 249 में थोड़ा सा आपको याद रखना है बस एक चीज, कि पार्लियामेंट को अगर कभी भी लगता है कि समथिंग, सम लॉज आर टू बी मेड बाय इट, बिकॉज अगर वो नहीं बनाएगा तो वो नेशनल इंटरेस्ट के विरुद्ध हो जाएगा, मतलब उसको लगता है कि अगर वो कानून बनाएगा तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए बेहतर होगा, तो इन दैट सिनेरियो कानून कौन बना सकता है? पार्लियामेंट बना सकता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सब्जेक्ट मैटर कहां दिया है? स्टेट लिस्ट में दिया हुआ है। अब देखना आप कि ऐसा कब होता है या कैसे किया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि पार्लियामेंट मुंह उठा के कह देगा कि भाई अब तुम्हारा है स्टेट लिस्ट में लेकिन मैं बनाऊंगा इसके ऊपर कानून। क्यों? क्योंकि फिर तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर आ जाएगा ना। तो इसीलिए इन दैट सिचुएशन होता क्या है, देखो यहां पर ये होता है कि राज्यसभा अगर 2/3 मेजोरिटी के साथ में, मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर, ये बात याद रखना, प्रेजेंट एंड वोटिंग है, प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स की 2/3 मेजोरिटी के साथ में अगर ये क्या कर देता है, एक रेजोल्यूशन पास कर देता है कि हम चाहते हैं कि कानून इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर यूनियन बनाए या पार्लियामेंट बनाए, तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो पार्लियामेंट क्या कर सकता है? कानून बना सकता है। पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ ऐसा कानून कब तक वैलिड रहेगा? 1 साल तक। ठीक है, 1 साल तक वो कानून क्या रहने वाला है? वैलिड रहने वाला है। मतलब ये रेजोल्यूशन जो है वो 1 साल तक वैलिड रहने वाला है। ये जो रेजोल्यूशन ये लोग लेंगे, पास करेंगे 2/3 मेजोरिटी के साथ में, ये 1 साल तक वैलिड रहेगा। उस 1 साल के बाद में इसको 1 साल के और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब अगर जो कानून इन्होंने इस टाइम पे एनफोर्स किया है, जो सब्जेक्ट मैटर, स्टेट मैटर पे इन्होंने जो कानून बनाया है, वो कानून कब तक चलेगा? जब तक की रेजोल्यूशन चल रहा है तब तक तो चलेगा ही। रेजोल्यूशन सीज होने के बाद में 6 महीने तक और चलेगा। 6 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, वो भी सीज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले रेजोल्यूशन पास होगा। रेजोल्यूशन कम से ज्यादा से ज्यादा 1 साल का हो सकता है, 1 साल के बाद और बियॉन्ड 1 ईयर, फिर उसको 1 साल के आप रिन्यू करा सकते हो। फिर वो रेजोल्यूशन जिस भी दिन खत्म हो जाएगा, जैसे 1 साल हुआ रेजोल्यूशन सीज हुआ, रेजोल्यूशन सीज होने के 6 महीने बाद आपका ये कानून भी सीज हो जाएगा। ठीक है, ये जो लॉ बनाया था पार्लियामेंट ने नेशनल इंटरेस्ट में, वो भी बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, नाउ 250 इज ऑल्सो अ लिटिल सिमिलर टू 249। क्यों? क्योंकि वहां पर भी स्टेट मैटर के ऊपर कौन कानून बना था? पार्लियामेंट कानून बना था। यहाँ भी स्टेट मैटर के ऊपर पार्लियामेंट कानून बना है, बस सिचुएशन अलग है। यहाँ क्या है? यहाँ इमरजेंसी है, वहां पर क्या था? वहां नेशनल इंटरेस्ट था। जब भी इमरजेंसी इंपोज होगी, कानून कौन बनाएगा? स्टेट के मैटर्स, स्टेट सब्जेक्ट मैटर पर हमेशा कानून बनाएगा आपका कौन? पार्लियामेंट ही। ठीक है, इमीडिएटली, क्योंकि मैंने कहा ना जब इमरजेंसी लगती है तो जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी स्ट्रक्चर की तरफ चला जाता है, तो बस ये यूनिटरी स्ट्रक्चर के ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर पार्लियामेंट को पावर मिल जाएगी कानून बनाने की। क्लियर? नाउ 251 talks about inconsistency between laws made by parliament under 249 and 250 and laws made by the state legislature। बहुत सिंपल सी बात है, देखो इन तीनों के लिए, इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए बता देती हूँ कि कभी भी अगर इनकंसिस्टेंसी आती है स्टेट के द्वारा बनाए हुए कानून में और आपके पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए कानून में, तो इन दैट सिनेरियो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ कानून ही क्या करता है? फाइनली प्रिवेल करता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। उसके बाद में लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, आर्टिकल 253 में दिया, अगर कोई भी इंटरनेशनल अग्रीमेंट दिया है तो
तो उसके लिए कानून पार्लियामेंट बना सकता है, और ये कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट को कौन देता है? आपका आर्टिकल 253 देता है। ठीक है, दीज आर ऑल दी आर्टिकल जो प्री में पूछे जा सकते हैं और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है थोड़े से। ठीक है, चलो अब आते हैं हम डॉक्ट्रिन्स के ऊपर। अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है डॉक्ट्रिन का। 245 246 में हमें ये डॉक्ट्रिन्स देखने को मिलती है। 245 क्या कहता है आपका? 245 ये कहता है कि एक टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है, आपका अपना अपना अपने अपने डोमेन में रह करके काम करो, एक दूसरे के डोमेन में इंक्रोच मत करो। लेकिन आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस क्या कहती है? ठीक है, इस डॉक्ट्रिन को ध्यान से देखना। इट सेज द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज except when there is a sufficient connection between the state and the object. It means that the state laws would be void if it is given extraterritorial operation. ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है? देखो, सबसे सिंपल सी बात है कि स्टेट अपने ही टेरिटरी के लिए क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। लेकिन अगर कहीं कोई सिचुएशन है जहां पर स्टेट टेरिटोरियल नेक्सस दिखा पा रहा है बिटवीन द लॉ मेड एंड द पर्सन हु इज गेटिंग अफेक्टेड बाय द लॉ, देन वो लॉ भी क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक आपका बॉम्बे वर्सेस आरएमडीसी का केस है। उसके बाद में एक और इसका केस था जहां पर होता क्या है बेसिकली कि आपका लिकर रिलेटेड एक लॉ रहता है, और क्योंकि उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इशू था, तो इसमें इंपोर्ट जो है वो हैम्पर हो रहा था। ठीक है, एक स्टेट लॉ की वजह से इंपोर्ट जो है वो हैम्पर होता, तो सेंटर ने कह दिया कि भाई ये तो हमारा डोमेन है काम करने का, है ना, इनका टेरिटरी ही नहीं है। नहीं, मैं एक सेकंड में दूसरा एग्जांपल बताती हूँ विच इज मच मोर इजियर। ये जो स्टोरी है वो ज्यादा इजियर है। बैंगलोर बेस्ड एक न्यूज़पेपर था जो अपने न्यूज़पेपर को बॉम्बे में भी वो करता था। ठीक है, भेजता था। बॉम्बे ने एक एक्ट बनाया लॉटरीज के ऊपर टैक्स लगाने का। ठीक है, तो इन्होंने इस पेपर के ऊपर भी क्या कर दिया, ये जो न्यूज़पेपर आता था इसके ऊपर भी चार्जेस लगा दिए। तो इस पेपर ने कहा कि भाई आप हमारे ऊपर कैसे चार्जेस लगा सकते हो, हम बैंगलोर बेस्ड न्यूज़पेपर पब्लिकेशन है ना, और हम तो आपके स्टेट में काम ही नहीं करते हैं, तो आप हमारे लिए कानून आप नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि हमारे तो कानून कर्नाटक की सरकार बनाएगी, आप क्यों बनाओगे? तो तब उन्होंने कहा कि नहीं, देखो आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, आप यहाँ से पैसा ले रहे हो, है ना, आप पैसा कहाँ ले रहे हो? आप पैसा मेरे स्टेट में कमा रहे हो, तो आपको मेरे स्टेट में पैसा टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, और गवर्नमेंट कोर्ट ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल जो आपका जो ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ है उसके बीच में टेरिटोरियल नेक्सस है, जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में और जो लॉ है उन दोनों के बीच में सफिशिएंट टेरिटोरियल नेक्सस है, इसीलिए ये कानून बैंगलोर में भी क्या होगा? वैलिड होगा। यानी कि बैंगलोर की में बेस्ड कंपनी के ऊपर आप टैक्स लगा सकते हो बॉम्बे में बैठे हुए, बॉम्बे का कानून बना करके। क्लियर? नाउ ये इसका आपका स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडीसी का केस है। फिर है एएच वाडिया वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर। ये दो इंपॉर्टेंट केसेस है, नोट कर लेना। द बॉम्बे हाई कोर्ट हेल्ड दैट अ क्वेश्चन ऑफ extraterritoriality of the enactment can never be raised against supreme legislative authority on the ground of questioning its validity। यहाँ इन्होंने कहा कि सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो है ना, आप उससे कभी प्रश्न नहीं पूछोगे कि भाई तुम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्यों चले गए। क्लियर? उनसे आप एक्स्ट्रा टेरिटोरियल चीजों के ग्राउंड पर क्या नहीं कर सकते? सवाल जवाब नहीं कर सकते। उनका बनाया हुआ कानून एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये बात लिखी हुई है वहां पर, है ना, ये बात ऑलरेडी कहाँ लिखी है? अब आपके संविधान के अंदर ही ये बात मेंशन्ड है ऑलरेडी कि आप पार्लियामेंट जो है वो टेरिटरी के बियॉन्ड भी लेजिस्लेट कर सकता है, और सिर्फ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल होने के ग्राउंड पर उसका कोई भी कानून क्या नहीं होगा? इनवैलिड नहीं होगा। साथ में पार्लियामेंट ये भी कहता है, मतलब आपका जो 245 है वो ये भी कहता है कि आपका जो पार्लियामेंट है उसके पास तो पावर है ही संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने की। क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं हम, अब सॉरी पीछे चलते हैं हम एक बार। पिथ एंड सब्सटेंस, दो डॉक्ट्रिन्स हैं, टेरिटोरियल नेक्सस और दूसरी पिथ एंड सब्सटेंस। पिथ एंड सब्सटेंस क्या कहती है? पिथ एंड सब्सटेंस का मतलब बेसिकली सिर्फ इतना है कि व्हाट इज दैट थिंग इन इट्स ट्रू सेंस। आपको क्या एनालाइज करना है कि भाई ट्रू सेंस में क्या है लॉ फाइनली। क्लियर? नाउ इट सेज दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस इंडिकेट्स दैट इफ अ लॉज मेन पर्पस फॉल्स विद इन द लेजिस्लेचर्स लीगल अथॉरिटी इट डज नॉट बिकम अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, क्या है देखना दोबारा से। इट सेज दैट the doctrine of fifth and substance indicates that if a law's main purpose falls within the legislature's legal authority, it does not become unconstitutional just because it affects an area beyond its jurisdiction। क्या कह रहा है यहाँ पे कि भाई देखो, आपने अगर कोई कानून बनाया है, ठीक है, मतलब दो स्टेट से या सेंटर और आपका स्टेट है, ठीक है, सेंटर ने कानून बनाया, स्टेट ने कानून बनाया। अब जो स्टेट का कानून है वो दूसरे के कानून में क्या कर रहा है? इंटरवीन कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। तो क्या आप इस बात पे उसको इनवैलिडेट कर दोगे? नहीं। आप क्या देखोगे? आप उस लॉ को एनालाइज करोगे
करोगे एज अ होल, एक प्रोविजन को नहीं, पूरे लॉ को एनालाइज करोगे कि एज अ होल वो लॉ क्या कहता है और वो लॉ किसके फायदे के लिए, अगर उस लॉ के आने से कोई बेनिफिट है या अगर उस लॉ के बीच में उस लॉ के और जो सब्जेक्ट मैटर है उसके बीच में एक टेरिटोरियल नेक्सस या एक प्रॉपर रिलेशनशिप पाया जाता है, तो फिर हम पिथ एंड सब्सटेंस देखते हुए उस लॉ को इनवैलिड नहीं मानते, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं मानते, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जा रहा है। क्लियर? तो ये है आपकी डॉक्ट्रिन्स दोनों की दोनों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब इसी के साथ में आपका ये लेक्चर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में। बाय गाइस, मेक योर डे ग्रेट।